गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है, कल हम एक टॉपिक शुरू किए थे, वो था इंट्रोपी। इंट्रोपी के बारे में कल हम लोग डिटेल से पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने जा रहे हैं, और ये दूसरा टॉपिक आपका जो शुरू होने जा रहा है, ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है, ये आपका है इंथैल्पी। तो चलते हम लोग इंथैल्पी को शुरू करते हैं। तो चलिए, नंबर 1 में पढ़े थे, अब नंबर 2 में लिखिए इंथैल्पी। इंथैल्पी हिंदी में भी लिख लीजिए एंथैल्पी। एंथैल्पी कहते हैं। और ये जो इंथैल्पी है, इसको H के द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल H के द्वारा। और ये किसी भी सिस्टम या पदार्थ के ऊर्जा से, एनर्जी से संबंधित होता है। तो लिखेंगे सभी बच्चे, इसे H के द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय H। नेक्स्ट लिखेंगे, यह किसी भी पदार्थ की ऊर्जा, एनर्जी से संबंधित होता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इट इज रिलेटेड with energy of any matter or system, और ये जो इंथैल्पी होता है, इसका परिवर्तन हम लोग निकालते हैं। जो आपको फर्स्ट टॉपिक जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें इसका आपको जरूरत होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देके लिखेंगे, लिखिए इसका परिवर्तन निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। चेंज ऑफ एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड with the help of following फार्मूला। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ तक लिखेंगे, और यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चे लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम लोग अब चेंज की बात करने जा, एंथैल्पी के परिवर्तन की बात करते हैं। और एंथैल्पी का जो परिवर्तन होता है, बताओ, उसको निकालते हैं। एक सूत्र है डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस
H1, तो डेल्टा H हो गया H2 माइनस H1। यार अब कह सकते हैं ये जो डेल्टा H है यह चेंज इन इंथैल्पी, ये चेंज इन एंथैल्पी है। H1 है इनिशियल इंथैल्पी, H2 है फाइनल इंथैल्पी। इस तरह से सभी बच्चे लिखेंगे। ये प्रारंभिक कहते हैं इनिशियल और अंतिम कहते हैं फाइनल। इस तरह से इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी की गणना हम लोग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। देखिए ये जो H2 यानी फाइनल एंथैल्पी यदि मोड़ होगा, अधिक होगा, तो आप समझ सकते हैं ये पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रारंभिक एंथैल्पी यदि आपका अधिक होगा तो सोच सकते हैं ये निगेटिव होगा। इस तरह से स्पष्ट है कि डेल्टा H का मान निगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, यह निर्भर करता है H1 और H2 के मान पर। तो H1 और H2 के वैल्यू को देख के ही आप पता कर सकते हैं कि डेल्टा H का मान क्या होगा। तो स्पष्ट हो रहा कि फाइनल एंथैल्पी यानी एंथैल्पी यदि बढ़ेगा तो आपका डेल्टा H पॉजिटिव होगा और घटेगा तो डेल्टा H निगेटिव होगा। तो नीचे लिख ले पैराग्राफ चेंज करके, अतः स्पष्ट है कि इंथैल्पी के बढ़ने पर डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा जबकि डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा जबकि घटने पर निगेटिव होगा। तो इस तरह से आपके इंथैल्पी के परिवर्तन, चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो इतना आवश्यक होगा, हम लोगों को जरूरत होगा। तो चलिए अब हम लोग को मेन जरूरत होता है ये जो प्रोसेस होते हैं, अभिक्रिया होते हैं। ये अभिक्रिया दो तरह का होता है, उसका जरूरत होगा आपको टॉपिक एडजॉर्प्शन में। तो चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो नंबर 3 लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है ये हम बेसिक क्लास ले रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपको टॉपिक को शुरू करेंगे तो उसमें जरूरत होगा। उसी बेसिक कंसेप्ट की बात हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप जानते होंगे कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है, और उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है तो वातावरण गर्म हो जाता है और सिस्टम या पदार्थ की ऊर्जा जो है वो घट जाता है। तो लिखेंगे इस प्रकार की प्रोसेस में उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है। तो इन दिस प्रोसेस
in this process heat energy is evolved. हीट एनर्जी इज इवोल्व, तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। इस प्रोसेस के कारण वातावरण गर्म हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस प्रोसेस environment is heated, तो वातावरण जो होते हैं वो गर्म होने लगता है। जैसे एक उदाहरण आपसे बार बार पूछा जाता है, देखिएगा 12th में क्या बार ऑब्जेक्टिव आया है कि जब कली चूना होता CaO कहते कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब जल में देते वाटर में तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो वास्तव में आप लोग भी देखते हैं, देखिएगा कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में देखिएगा पानी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये प्रोसेस जो आपको ऊष्माक्षेपी है। ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है जो आपके 12th एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, जब CaO काली चून CaO को जल में दिया जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फलस्वरूप पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, when CaO is added in water then exothermic reaction takes place due to this water is heated। तो इस तरह से देखिए आपको प्रश्न आ जाए कि कली चूना जो है CaO अगर इसको जल में देते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जल में देते तो वास्तव में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसके कारण आपका जल जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, जिस बच्चे को जो जरूरत हो वो लिख सकते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश में दोनों काम आपका होते रहेगा। तो वास्तव में जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और जो भी परेशानी हो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि कब कौन सा वीडियो लोड हुआ है। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब लोग क्या पढ़े, इसमें हीट एनर्जी निकल जाता है तो मतलब एनर्जी घटेगा। तो इसीलिए देखिए इस प्रोसेस के लिए बाद में इंथैल्पी कम हो जाए, इसलिए डेल्टा H का मान हमेशा निगेटिव होगा। तो नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे, इस प्रकार की
प्रकार के प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा निगेटिव होता है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। तो इसके लिए डेल्टा एच का जो मान होगा वो निगेटिव होगा, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, जैसे हम लोग मान लें एक प्रोसेस है जिसमें ए को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बी में और ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी में, मान लेते हैं इसका प्रारंभ में जो इंथाल्पी है वो H1 है और इसका मान लेते हैं इंथाल्पी H2 है। इस तरह से एक H1 है एक H2 है। और अगर मान लें हम कि इधर आपका 30 जूल है और इधर मान लें हम लोग ये 20 जूल है। क्यों 20 जूल? तो वास्तव में देखिए इसमें निकला होगा, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें निकला होगा। तो वास्तव में देखिए इधर 30 है इधर 20 है, तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इसमें निकला होगा कितना। तो इस तरह से देखिए इसमें 10 जूल एनर्जी आपके निकल गया, ये बाहर निकला। तो इतना ऊर्जा बाहर निकल गया और बाहर निकल गया। तो इस तरह से देखिए आपका शुरू में 30 है बाद में 20 है, इसीलिए अगर हम निकालेंगे डेल्टा एच का मान, तो देखो डेल्टा एच का मान क्या पढ़े थे हम लोग कि H2 माइनस H1 और H2 माइनस H1 मीन्स क्या, आप कह सकते हैं 20 जूल माइनस 30 जूल। तो 20 जूल में से 30 जूल को आप सब्सट्रैक्ट कीजिए और जब घटाइएगा तो देखिए होगी आपका माइनस 10 जूल और माइनस 10 जूल। तो इस तरह से देखिए स्पष्ट हो रहा आपका कि ये जो हो गया डेल्टा एच का मान निगेटिव हो गया। तो यही मेन हम लोगों को जरूरत पर होगा कि डेल्टा एच जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है ये निगेटिव होता है। अगर ये आप याद रखेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस 3 नंबर पॉइंट में। अब चलते हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 लिखिएगा। 4 लिखो, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया इसको कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वास्तव में देखिए ये जो अभिक्रिया आपका उष्मा शोषी जस्ट ऊष्मक्षेपी का उल्टा होता है। उसमें उष्मा ऊर्जा निकल रहा था और इसमें उष्मा ऊर्जा अवशोषित होगा। तो अब चलते हैं हम लोग ये उष्मा शोषी में, तो वास्तव में इसमें अवशोषित होगा। तो लिखेंगे इस प्रकार के अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा अवशोषित होता है। इंग्लिश में भी लिख ली, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस
हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अवशोषित, और हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब्ड होता अवशोषित होता तो समझ सकते हैं कि बाद का इंथैल्पी वहीं बाद में एनर्जी अधिक हो जाए, इसलिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे इस प्रकार की प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, तो इंग्लिश में भी लिख लो, फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस value of delta H will be पॉजिटिव। तो इसके लिए डेल्टा एच का जो मान होगा पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से डेल्टा एच इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा डेल्टा। तो सभी बच्चे लिखते चलेंगे, घर पे अच्छा से नोट बनाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे और लॉकडाउन का आनंद लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्लियर करते हैं उसी जिस तरह से उसमें छेपी में किए। जैसे देखिए एक प्रोसेस है, तो मान लो ये ए को हम कन्वर्ट किए बी, और मान लो इसमें आपका ये 10 जूल ऊर्जा अवशोषित हो रहा, ये अवशोषित हो रहा। तो अगर इधर हम मानते हैं 30 जूल है, इधर का इंथैल्पी आपका H1 है, इधर का इंथैल्पी H2 होगा। इस तरह से देखिए H1 है और H2 है इंथैल्पी। तो अगर हम इधर मान लेते 30 जूल है और 10 जूल ले लिया, तो देखिए 30 से बढ़ के इधर 40 जूल हो जाए, और 40 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब डेल्टा एच यदि हम निकालेंगे तो आपको पता है डेल्टा एच जो होता है क्या होता है, ये होता है H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1, तो देखो H2 कितना है, तो H2 है 40 जूल, तो ये 40 जूल माइनस H1 कितना है, तो देखो ये है 30